दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नंद कुमार साय को लेकर भाजपा और कांग्रेसियों में जुबानी जंग। बारिश के बीच बड़े कवाली के मेला मंडी में शामिल हुए विधायक रेखचंद जैन। जगदलपुर का सुभाष पार्क हुआ खस्ताहाल, जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं सुध। जगदलपुर में चल रहे कप का फाइनल 11 में। अब खबरें विस्तार से। नंद कुमार साय के भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस में प्रवेश करने पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनीति जुबानी जंग छिड़ी हुई है और भाजपा एवं कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में बस्तर सांसद दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भाजपा आदिवासी नेताओं का सम्मान नहीं करती। सांसद दीपक बैज के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष का पोस्टरों से फोटो गायब होना, उन्हें अनदेखा करना एवं कांग्रेस के सीनियर आदिवासी नेता अरविंद नेताम, झुमुकलाल भेड़िया, भंवर सिंह पोर्ते और दिलीप सिंह भूरिया का जिक्र करते हुए कहा, आदिवासी नेता जब भी प्रबल दावेदारी करते हैं, कांग्रेस पार्टी उन्हें खत्म कर देती है। तो माननीय नंद कुमार साय हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासियों में बहुत बड़ा चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नेता थे, लेकिन लगातार उपेक्षा के चलते, लगातार षड्यंत्र के चलते आज उन्होंने 1 मई मजदूर के दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी को बोरेबासी उन्होंने खिला दिया और कांग्रेस में प्रवेश किया। निश्चित रूप से मैं बधाई और शुभकामनाएं, स्वागत है। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस मजबूत होगा। लेकिन देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे, आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का और आदिवासी नेताओं का कोई कद्र नहीं है। लगातार उपेक्षित करते आई है, लगातार आदिवासी विरोधी चेहरा भारतीय जनता पार्टी है। उसी से कहीं न कहीं त्रस्त होकर नंद कुमार साय ने कांग्रेस प्रवेश किया। इससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और आने वाला कांग्रेस में निश्चित रूप से जिस तरह से आदिवासियों के लिए लगातार कांग्रेस काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि आदिवासियों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और नंद कुमार साय आने के बाद से कांग्रेस को इससे आदिवासी क्षेत्रों में और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जो नंद कुमार साय जी ने निर्णय लिया है और वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो हम सबके लिए सम्मानीय है और हम चाहेंगे कि वो जहाँ पर भी रहें उनका सम्मान बना रहे। उनको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती रही, उसी तरीके से उनका सम्मान रहे और हम तो आगे भी उनको सम्मान देते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे समाज को, चाहे हर वर्ग को ठगने का काम किया है और मुझे लगता है कि इस पर भी कोई ना कोई बड़ा मामला है और उसको लेकर के जब कांग्रेस पार्टी किसी भी स्तर पर जा सकती है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर भी कुछ ना कुछ खेल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी में जब वो थे भारतीय जनता पार्टी में तब भी उनका सम्मान है, जब नहीं है तब भी उनका सम्मान है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से और उनके तथाकथित नेताओं से, पीसीसी के अध्यक्ष का जब फोटो गायब हो गया था और उस समय में इनकी मुंह नहीं खोल रहे थे, तो वो बताएं कि पीसीसी के अध्यक्ष क्या आप भूपेश बघेल के नज़दीक हैं कि नहीं है, कि क्या है, किस तरीके से उनको बैठकों में अपमानित किया जाता है, किस तरीके से उनको घृणा के साथ में देखा जाता है। तो आदिवासियों का कैसा सम्मान करना है, ये कांग्रेस पार्टी हमको न सिखाए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो आदिवासी प्रबल नेता रहे हैं उन सबको ख़त्म करने की साजिश रची है, चाहे वो अरविंद नेताम जी हों, चाहे वो झुमुकलाल भेड़िया हों, चाहे वो भंवर सिंह पोर्ते जी हों, चाहे दिलीप सिंह भूरिया जी हों। हर आदिवासी नेता उनसे प्रताड़ित रहा है, उसका जवाब वो पहले दे।
जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन बारिश के बीच विधानसभा क्षेत्र के 2 गांवों में पहुंचकर मेला मंडई में शामिल हुए। शाम को लगभग 6:30 बजे वे पहले कवाली के जलनी माता मंदिर पहुंचे। वहां देवी की पूजा कर उन्होंने मंडई में शामिल होने आए देवी देवताओं की पूजा की और बस्तर अंचल के सुख शांति तथा समृद्धि की कामना की। इस दौरान जैन के साथ नीलूराम बघेल, सरपंच जुगधर नाग, हरिहर सेठिया, रामदेव पुजारी, धनसिंह, अमल बैस, शंकर नाग, भीमसेन, समधु, गौरनाथ नाग, विजय सिंह आदि मौजूद थे। इसके बाद रात लगभग 7 बजे वे पंडरीपानी के हजारीगुड़ा गए, जहां हिंगलाजिन माता की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद रेखचंद जैन मंडई में सम्मिलित हुए। जगदलपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के सौंदर्य को भुलाने के लिए शहीद पार्क के समक्ष पर्यटन मंडल ने लगभग 45 लाख रुपए खर्च कर चित्रकूट जलप्रपात का मॉडल बनाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसका उद्घाटन भी किया। लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया यह मॉडल देखरेख के अभाव में अब खस्ताहाल हो गया है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि शहर के बीचों बीच बनाया गया चित्रकूट मॉडल को नगर निगम ने हैंडओवर भी नहीं लिया है। भाजपा नेता संतोष बाफना ने इसको लेकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किए गए अच्छे कामों को जानबूझकर ऐसा करती है। हैंडओवर नहीं लेने के बावजूद नगर निगम में अमृत मिशन योजना के तहत यहां पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराते हुए छोटा सा पार्क भी डेवलप कर दिया और इसके लिए 10 लाख रुपए निगम ने खर्च किए। इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी इस पार्क में ताला लटका रहता है। जगदलपुर में जब मैं 2008 में विधायक निर्वाचित हुआ, उस टाइम यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर महोदय गणेश शंकर मिश्रा जी थे। गणेश शंकर जी मिश्रा जी के प्रयास से यहाँ पर जो अपने शहीद पार्क चौक पे चित्रकूट का प्रतिकृति का एक मॉडल बनाया जाए, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया और पर्यटन मंडल से पैसे लेकर उस चीज़ को बनाया और उसको आगे संचालित करने का काम नगर निगम का था। नगर निगम के तत्कालीन जो लोग थे, वो तत्कालीन लोगों ने उसमें विदेश पूर्वक उसको हैंडओवर नहीं लिया, मेंटेनेंस नहीं किया और मेंटेनेंस नहीं होने के कारण से वो एक अच्छी धरोहर जो हमारी जगदलपुर की थी वो जर्जर स्थिति में पहुंची है। इसके लिए पूरा नगर निगम दोषी है। नगर निगम महापौर सफीरा साहू ने सुभाष पार्क के खस्ताहाल होने की सवाल पर कोरोना काल के दौरान पार्कों को बंद रखा गया था, जिसके कारण लंबे अरसे से व्यवस्था ठीक नहीं की जा सकी। अब मामला संज्ञान में आने के बाद महापौर ने पार्क को ठीक करने और चित्रकूट मॉडल को पुनः व्यवस्थित करने की बात कही है। शहीद पार्क के सामने जो सुभाष पार्क है और जैसे कि आपने कहा कि चित्रकूट का मॉडल बनाया गया था, वाकई कहीं ना कहीं लोगों को एक बहुत बड़ा मतलब देखने का दृश्य भी था और हम भी चाहते हैं कि वो और अच्छे से सुसज्जित हो सके और हमारा प्रयास भी रहेगा। लेकिन कोरोना काल के समय जो 2 वर्ष पार्क भी में भी ताले लगे थे, कहीं ना कहीं उसके कारण में भी उसमें काम नहीं हो पाया है। और जैसे अभी आप बता रहे हैं जो भी समस्या है, मेरे जानकारी में पहले तो नहीं थी, लेकिन अब मैं देखूंगी भी उसको जाकर खुद स्वयं, और अगर संबंधित अधिकारी है अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उन्हें निर्देश भी दिया जाएगा मेरे द्वारा। देखिए, जो 10 लाख की बात कर रहे हैं तो शायद मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है, इसकी भी मैं जानकारी निकालूंगी। यदि कुछ गलत हुआ है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम तो चाहते हैं कि शहर में जितने भी पार्क है उसको हम सौंदर्यीकरण में लें, और क्योंकि हमारा जगदलपुर शहर बस्तर संभाग का मुख्यालय है, तो जितने भी पार्क है, जितने भी हमारे स्पॉट ऐसे हैं कि जो लोगों को देखने का एक दृश्य है, तो उसको हम अच्छे से काम करें और पुनः उसको उसी के रूप में ला सकें। हम प्रयासरत हैं इसमें। वही निगम आयुक्त दिनेश नाग ने सुभाष पार्क की व्यवस्था को ठीक करने की बात कही है। उन्होंने कहा, उनके द्वारा जल्दी एक टीम भेजी जाएगी, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर व्यवस्था सुधारी जाएगी। कुछ वर्षों पूर्व का काम है और पर्यटन मंडल द्वारा इसका काम किया गया था। नगर पालिका निगम द्वारा भी 4-5 साल पूर्व इसमें कुछ काम कराया गया था अमृत मिशन के अंतर्गत। निश्चित तौर पे इसमें आपके माध्यम से जो बात आई है,
इसको एक बार ठीक करने की ज़रूरत है। इसको मैं अपने टीम को भेजकर एक बार उसका निरीक्षण करवा लेता हूं और जो भी वहां पर अव्यवस्था होगी उसे तत्काल दुरुस्त कर दिया जाएगा। नगर निगम और पर्यटन मंडल द्वारा जिस तरह लाखों रुपए खर्च कर पार्क बनाए जाते हैं पर उनकी सुविधाएं शहरवासियों को नहीं मिल पाती, ऐसे में इसकी जवाबदारी कौन लेगा, यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के राजेंद्र नगर वार्ड क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में 19 अप्रैल 2023 से स्थानीय गांधी मैदान में कका कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राजेंद्र नगर वार्ड क्रिकेट टीम के अध्यक्ष एवं पार्षद कमलेश पाठक ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि कका कप रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता अंतर्राज्यीय स्तर का प्रतियोगिता है, जिसमें बस्तर जिले के तटीय राज्य की टीमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लिए, जिससे कका कप प्रतियोगिता में काफी दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 44 टीमों ने भाग लिया, जिसका प्रथम चरण के मुकाबले आज समाप्त हुए। कल से सेकेंड राउंड के मुकाबले होंगे, जिसमें लगभग 22 टीमें मैच खेलेंगी एवं आगामी 11 मई 2023 को इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच की तिथि तय की गई है, जिसमें नगर के स्थानीय गांधी मैदान में कका कप प्रतियोगिता का समापन समारोह में छत्तीसगढ़ के आबकारी उद्योग मंत्री एवं बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा द्वारा बस्तर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव विधायक जैन, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, पार्षद विक्रम सिंह डांगी एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल की उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार वितरण की जाएगी। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार के रूप में नगद राशि दिए जाएंगे। रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता कका कप में विजेता टीम को 1,51,000 रुपए, उपविजेता टीम को 75,000 एवं तीसरा स्थान पाने वाले टीम को 21,000 रुपए राशि रखा गया है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर और विशेष तौर से बेस्ट दर्शक के लिए भी नगद पुरस्कार का प्रावधान रखा गया है। हम लोगों ने विगत 11 दिनों से कका कप 2023 जो रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता है उसका आयोजन किया था। आज उस आयोजन का प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। कल से द्वितीय चरण शुरू होगा। प्रथम चरण में कुल 46 या 47 टीमों ने हिस्सा लिया, 48 टीमों ने, उसमें से 24-25 टीमें बची हैं। कल से आज फिक्सर निकाला जाएगा, उस हिसाब से कल से द्वितीय चरण चालू होगा। फाइनल मैच कब होगा, उसका मुख्य अतिथि कौन है? फाइनल मैच 11 तारीख को होगा। उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे हमारे आदरणीय मंत्री कवासी लखमा जी और हमारे शहर के विधायक, हमारे सांसद, हमारे महापौर, ये सभी लोग रहेंगे और अन्य कांग्रेसी भी रहेंगे। और इस टीम जो टूर्नामेंट कराया जिसको फेयर बनाने के लिए और बिना विवाद कराने के लिए, इसलिए हम लोगों ने पर्ची निकालने का फैसला किया, जिससे टीम का मैच होगा वो खेला जाएगा। और इस टीम में एक और हो सकता है हमारे भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी भी हो सकता है कि आ सकते हैं। विशेष आकर्षक पुरस्कार है बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कीपर, उसके बाद बेस्ट दर्शक, बेस्ट जो हमारे जो अनाउंसर है, बेस्ट हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उसके बाद सभी दर्शकों के लिए भी कुछ प्राइज रखा गया है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के जिला अध्यक्ष एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद के नेतृत्व में स्थानीय बलिराम कश्यप वार्ड क्रमांक 34 के निवासी बड़ी संख्या में नगर पालिका निगम पहुंचे। वहां नवनीत के नेतृत्व में आयुक्त से मिलकर उन्हें वार्ड की समस्याओं से अवगत कराया एवं वार्ड में पेयजल की गंभीर संकट से बचने हेतु एक बोर खनन एवं वार्ड में क्षतिग्रस्त सड़कों के नालियों की समस्या से निराकरण तथा वार्ड में आवश्यक सामाजिक, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों के लिए सामुदायिक भवन की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जनता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद ने कहा है कि यशस्वी सांसद बलिराम कश्यप जी के नाम पर इस वार्ड का नाम है। जिस वार्ड की पार्षद शहर के महापौर है, जो लगातार अपने भाषणों में, दौरों में शहर के विकास की गाथा गढ़ती है। उन्हीं के वार्ड की सच्चाई यह है कि यहाँ की जनता पीने की पानी, नाली, सड़क और सामुदायिक भवन से वंचित है। उनके अपने वार्ड में ही बुनियादी समस्याओं से वार्ड वासी मुश्किलों का सामना करने बेबस है। आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेतृत्व में शहर की महापौर जहां से पार्षद है और जो बस्तर के अंदर में एक यशस्वी सांसद रहे स्वर्गीय बलिराम कश्यप जिनके नाम पर ये वार्ड है, बलिराम कश्यप वार्ड, वहाँ के सभी हितग्राही और वार्ड निवासी जो है आज
नगर निगम के आयुक्त से मिलने आए थे। ये कहना गलत नहीं है कि दिया तले अंधेरा, ये चरितार्थ होता है महापौर जी के वार्ड बलिराम कश्यप वार्ड में, जहां एक तरफ महापौर के कंधों पर पूरे शहर के विकास की बागडोर है, जो लगातार अपने भाषणों में, अपने दौरों में शहर में विकास की गाथा गढ़ने का बखान करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि उनके वार्ड में ही लोग पीने के पानी से, नालियों के निर्माण के मांग से और साथ ही साथ एक सामुदायिक भवन की मांग से वंचित हैं। आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने ग्राम पंचायत उसरी बेड़ा में KR हेल्थ केयर पैथोलॉजी लैब नामक प्रतिष्ठान का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद बैज ने प्रतिष्ठान के संचालक को लैब के सफल संचालन हेतु शुभकामनाएं देते हुए कहा, ग्रामीण क्षेत्र में पैथोलॉजी लैब खुलने से लोगों को शहर के बजाय यही जांच की सुविधा प्राप्त होगी। इस शुभारंभ अवसर पर सांसद दीपक बैज के साथ ग्राम पंचायत उसरी बेड़ा के उप सरपंच केदार ढेक, लैब के संचालक, ग्रामीण जन आदि मौजूद रहे। जगदलपुर शहर में इन दिनों बाहर प्रदेश के लोगों के द्वारा लीची फल विक्रय हेतु लाया गया है। उन लोगों के द्वारा लीची फल को 320 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। लीची फल के तरफ लोगों का अनायास ही खींचा चला जाना उसकी स्वादिष्टता को दिखाता है। लीची फल को सभी लोग, बड़े बूढ़े बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, मगर इस बार रेट अत्यधिक होने के वजह से ग्राहक सिर्फ पूछकर आगे चले जा रहे हैं। हमने दुकानदार से जब बात की तो दुकानदार ने बताया कि इस बार लीची का उत्पादन बहुत कम हुआ है, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में 320 रुपए किलो के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। रेट अधिक होने के कारण नहीं के बराबर ग्राहक आ रहे हैं। हम लोगों के द्वारा आज तीसरा दिन ही हुआ है जगदलपुर में लीची बेचते हुए। हम आपको बता दें, लीची का एक पेड़ 200 से 300 तक की फल देता है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में ही 100 से 150 साल पुराने पेड़ लगे हैं। अब बिहार के अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लीची की खेती होती है। दुनिया में चीन के बाद भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लीची उगाई जाती है। लीची की स्थिति है कि माल कम आ रहा है। जी जी जी, क्या क्या रेट में बेच रहे हैं? बेच रहे हैं 80 रुपये पाव से 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। अच्छा, अभी ग्राहक उतर रहे हैं क्या? ग्राहक वो तुलना के बराबर है। अच्छा, इस बार रेट ज़्यादा क्यों हो गया है? वही जो आंधी तो लोग बता रहे हैं कि आंधी तूफान के वजह से माल कुछ खराब हुआ, तो इसकी वजह से महंगा पड़ रहा है। जी जी, इस बार माल कहाँ जा रही है? माल कहाँ जा रहा है इस बार लीची का? लीची रायपुर में आता है, रायपुर से हम लोग मंगाते हैं। अच्छा। जगदलपुर में आजकल मौसम का मिजाज कुछ खराब चल रहा है। दिन भर बादल छाए रहते हैं और शाम को अचानक घनघोर बादल के साथ कई घंटों तक जोरदार बारिश होती है। इस बारिश की वजह से कई लोग अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाए। बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा। जो लोग अपने कार्य निपटाने के पश्चात घर वापस जा रहे थे, उन्हें मजबूरीवश पानी में भीग कर जाना पड़ रहा था और कई लोग दुकान मकान के आड़ में खड़े होकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। युवा पीढ़ी इस बारिश का मजा लेते हुए दिख रहे थे। वही गरीब मजदूर वर्ग रेनकोट एवं छाता न होने के कारण भीगते हुए अपने गंतव्य तक जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने लगातार हो रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महासमुंद जिले के सभी थाना पुलिस चौकी के प्रभारी और साइबर सेल की टीम को साइबर अपराध से लड़ने के लिए मुंबई के एक्सपर्ट द्वारा 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एसपी सभागार में किया गया। महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि जिस तरीके से साइबर के अपराध बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए हर थाना पुलिस चौकी के प्रभारी और साइबर में कार्यरत पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को इसकी जानकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। लिहाजा पुलिस के जवानों और अधिकारियों को मुंबई के साइबर एक फोटो के माध्यम से 3 दिवसीय कार्यशाला लगाई गई है। बेसिक साइबर क्राइम्स पुलिस ऑफिसर्स डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं। उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, उसमें जो रेगुलर बेसिस पे चैलेंजेस आते हैं उसको मिटिगेट कैसे करना है, उन चीज़ों के ऊपर ये ट्रेनिंग है। आई फील पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काफ़ी हद तक अपडेट कर रही है ऑलरेडी, और जिस पेस पे अपडेट करना चाहिए उस पेस पे ही अपडेट कर रही है। टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो रियलिस्टिक चैलेंजेस हैं, मतलब मैं और आप, अगर मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ तो भी वो चैलेंजेस मेरे लिए भी एक चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके आपको कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। इट्स एक्चुअली अ रियलिस्टिक चैलेंज जिसको वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपडेशन चल रहा है, जिससे प्रोसेस धीरे धीरे करके कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, जैसे इस तरह के ट्रेनिंग्स और भी कंडक्ट कराए जाएँ, जिससे नॉलेज एनहांसन भी होगा। एट द सेम टाइम
जो अप्रोच में चेंज कह सकते हैं वो मैं देख पा रहा हूँ। जहाँ जहाँ हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं वो तो दिखता है कि अप्रोच अब चेंज हो चुका है कि डिटेक्शन तो करना है केसेस में। की कार्यशाला 3 दिवसीय हमारे द्वारा आयोजित करवाई गई है, जिसमें विभिन्न थाना चौकियों के थाना प्रभारी और साइबर से संबंधित जो लड़के जुड़े हुए हैं CCTNS वाले, उन्हीं को सभी को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारे द्वारा ये बॉम्बे से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं इसके, और एक खासकर साइबर में कैसे फ्रॉड होता है और किन किन विवेचना में हमें किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए और या कौन कौन से साक्ष्य एकत्रित या संकलित करने चाहिए, उसी के संबंध में ये ट्रेनिंग है। और मुझे आशा है कि इससे हमारे लोगों को अपना कार्य करने में सुविधा होगी और अपने आप को अपडेट करने में महत्वपूर्ण। अभी तो ये हमारे ही ज़िले में स्टार्ट हुआ है, इससे पहले भी ये शायद बलौदा बाज़ार में कराया है। ये इतनी ही मुझे जानकारी है, ये हम अपने स्तर पर करा रहे हैं। गरियाबंद के देवभोग में विगत 8 वर्षों से संचालित ITI कॉलेज में कौशल विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रहा है। यहाँ कोपा इलेक्ट्रिकल व फीटर का ट्रेड संचालित है, जिसमें प्रतिवर्ष 90 छात्रों को ट्रेनिंग दी जानी है। कोपा का प्रैक्टिकल 2 बिगड़े कंप्यूटर के भरोसे है, अन्य 2 ट्रेड के ट्रेनिंग के लिए एक भी उपकरण नहीं है। सुविधाओं का अभाव हुआ तो 32 कमरे के आलीशान भवन में पढ़ने आने वालों का भी रुझान घट गया। आलम ऐसा है कि अब बमुश्किल 20 छात्र ट्रेनिंग की खानापूर्ति में आते हैं। ट्रेनिंग के नाम झाड़ू पोछा लगाकर टाइम पास कर रहे छात्र स्थानीय प्रबंधन लगातार मांगों का हवाला देकर कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। मैं यहाँ पहले इलेक्ट्रिशियन लेने के लिए आया था, यहाँ आके देखा तो इलेक्ट्रिशियन में न कोई प्रैक्टिकल सामान उपलब्ध नहीं था, इसलिए कोपा में ले लिया एडमिशन। इधर कोपा में आया तो कोपा में भी कोई सिस्टम नहीं है। कितने सिस्टम से काम चलाना पड़ता है? 2 सिस्टम से काम चलाना पड़ता। तो कंटिन्यू होता है? नहीं जी सर, हमने सुना था बस ITI कॉलेज शाजापुर में है, लेकिन यहाँ जिस तरह से कोपा सिस्टम है, यहाँ कुछ कम लैब में कुछ व्यवस्था नहीं है, ना AC लगा है, ना सीखने के लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। बस 3 ही बच्चे हैं, वो भी बहुत ही बंद चाल होते रहते हैं और लाइट भी कम ही है। तो जनरेटर वगैरह कुछ नहीं है? ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।